बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 को हमने शुरू किया था, इसके तकरीबन सारे पार्ट हो गए थे, एक पार्ट इसका रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये पार्ट और इंशाल्लाह इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को भी हम मिलाएंगे। तो बाल क्वेश्चन नंबर 6 का जो आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर 5 हो, तो इसको आप देखें। हमें ये डिटर्मिनेंट फॉर्म दी गई है, हमसे क्या मांग रहे हैं, रिजल्ट ज़ीरो मांग रहे हैं। रिजल्ट ज़ीरो फिर आ गया है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूँ कि ज़ीरो रिजल्ट तब आता है जब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में एक रो या एक कॉलम ज़ीरो हो जाए, या फिर दो आइडेंटिकल कॉलम आ जाए या दो आइडेंटिकल रोज़ आ जाए, तब इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो सकता है। तो स्टूडेंट आते हैं, इसको हम कर लेते हैं कि इसमें क्या हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए अब आप स्टूडेंट, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखना है कि डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाई ए बी सी। तो स्टेप को देखें, ए बी सी डिवाइडेड बाई ए बी सी, और अंदर हम लिख लेते हैं बी सी ए क्यूब 1/a, और सिमिलरली सी ए बी क्यूब 1/b, और आखिर में हम ए बी सी क्यूब और 1/c लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट, आप ज़रा देखें इस ए को, ये जो आपको ए नज़र आ रही है, इस ए को मैं R1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहाँ पर मौजूद है। तो आप ज़रा देखिए, इसको हम स्टेप वाइज कर रहे हैं। दिस इज़ इक्वल टू 1/a/b/c, आप यहीं पर रह जाएंगे, और बाकी पहले आप देखें, ए को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फर्स्ट रो के साथ। तो ए जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे आ जाएगा ए बी सी, ए बी और सी। ए जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ए क्यूब के साथ, तो इससे आ जाएगा A4, और ए जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे आ जाएगा 1। स्टूडेंट, आपको नज़र आ रहा है ए और 1/a, यहाँ पर आप रफ में देखिए, ए और 1/a में ए और ए कैंसिल होते हैं, हमारे पास क्या आता है, सिर्फ 1 आता है। अच्छा, अब इसके बाद स्टूडेंट ये बी दे के दूसरे नंबर पर, तो दूसरा रो है इसका, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बी जब इस सी ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, तो इसको मैं ज़रा तरतीब दे रहा हूँ, ए बी सी बन जाएगा। देखिए बी जब सी ए में देखिए बी नहीं है, मिस है ना, तो वो ए बी सी हो जाएगा। इस बी क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये B4 देगा, और ए बी जब इस 1/b के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए बी और 1/b से क्या होता है, बी और बी कैंसिल होते हैं, तो सिर्फ हमारे पास रह जाएगा यहाँ पर 1। बिल्कुल फाइनली हम क्या करते हैं, सी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सी तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर जाहिर बात है कि ये तीसरे रो के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इससे हमारे पास आ जाएगा ए बी सी। ये सी जब इसके साथ देगा, इसमें सी मिस है, सी जब इस सी क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हो गए, ये C4 देगा, और सी जब इस 1 और सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट, अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास ए बी सी इस कॉलम नंबर 1 में देखिए, ए बी सी इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि टेकिंग, ये देखिए आप, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 से हम इसको कॉमन ले रहे हैं, तो ए बी सी हमारे पास हो गया कॉमन। बाकी डिनोमिनेटर में जिस तरह ए बी सी मौजूद है उसी तरह मैंने लिख लिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1 1। कॉलम नंबर 1 से हमने ए बी सी को कॉमन लिया है, बाकी को इसी तरह लिखे, A4 और 1, इसी तरह B4 और 1, और यहाँ पर आ जाएगा C4 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो स्टूडेंट, आप देखें, इसमें पहले तो ये ABC और ABC कैंसिल हो गए, इसका काम पूरा हो गया है। अब हमारे पास रह गया है 1 A4 और 1, यहाँ पर 1 B4, यहाँ पर B1, इधर 1, यहाँ पर C4 और यहाँ पर B1। स्टूडेंट, आप देखें, ये जो आपको डिटरमिनेंट फॉर्म जो आपके सामने है, इसमें क्या है, इसमें दो कॉलम आपको सेम नज़र आ रहे हैं। कौन कौन से कॉलम हैं, ये देखिए, कॉलम नंबर 1 और ये कॉलम नंबर 3, ये बिल्कुल बराबर है। और स्टूडेंट, आपको याद होगा हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में क्या हुए, बराबर हुए, तो इसका फिर क्या होगा, डिटरमिनेंट ज़ीरो ही होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि विच इज़ इक्वल टू 0 और विच इज़ द राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट, ये इसका आ गया है आंसर, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट पूरे हो गए। उम्मीद है आप लोगों ने इसको सीखे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब वो स्टूडेंट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के दो पार्ट्स हैं। एक जो पहला पार्ट है इसका वो 2/2 है,
और उसका और इसका बिल्कुल एक ही मेथड है, वो चूँकि ज़रा सिंपल है तो उसके स्टूडेंट आप लोग खुद ट्राई करें। और ये पार्ट नंबर 2 जो है ना इसका वो मैं करवा रहा हूँ। स्टूडेंट आप इसमें देखें 81 से यहाँ पर आपको 89 तक नंबर दिए गए हैं, तो इसका जब हम डिटरमिनेंट्स करेंगे उसमें फिर मल्टीप्लिकेशन होती है और बहुत लंबा छोड़ा प्रोसेस होता है इसका। तो आप लोग इसको इस तरह करें डिटरमिनेंट फॉर्म में कि हम इसको अपने लिए क्या करेंगे, ज़रा आसान बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक स्टेप ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर 82, 81, 85, 84, 88 और 87, ठीक है ना। अगर हम इस कॉलम से इस कॉलम को माइनस करें, ठीक है, तो इसमें एक डिफरेंस आ रहा है। और इसी तरह 82, 83, 85, 86 इसमें भी एक एक डिफरेंस आ रहा है। तो मैं स्टेप ले लेता हूँ कि C2 माइनस C1, पहला स्टेप ये है। आप ऊपर में डिटरमिनेंट्स पर नज़र रखें तो चेंज किस में आएगा, C2 में आएगा, लिहाजा मैं C1 को इसी तरह लिख रहा हूँ, ठीक है ना, 87। क्लियर है। अच्छा अब इसके बाद देखें, अब C2 से देखें चेंज C2 में आएगा। C2 से C1 के करस्पॉन्डिंग को 82 से 81 गया तो क्या आता है 1, 85 से 84 गया तो क्या आता है 1, और 88 से 87 गया तो क्या आता है 1 आता है। क्लियर है। अब दूसरा स्टेप इसका देखें। दूसरा स्टेप इसका इस तरह है कि C3 माइनस C2, C3 से C2 को माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें 83 से 82 गया तो क्या आता है 1, 86 से 85 गया तो क्या आता है 1, और इसी तरह 89 से 88 गया तो क्या आता है 1। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको नजर आएगी, यहाँ पर देखिए हमारे पास कितना सिंपल हो गया है ये डिटरमिनेंट फॉर्म। अब हम इस तरह कर रहे हैं कि C2 से C1 माइनस, C2 से C3 माइनस करें या C3 से C2 माइनस करें। तो इसमें आप देखें दिस इज इक्वल टू, या इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1 भी कर सकते हैं। और आप इसको अगर मज़ीद सिंपल करना चाहें तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप देखें C3 माइनस C2, तो चेंज C3 में आएगा, लिहाजा 81, 84 और 87 को मैंने इसी तरह लिख लिया है, ठीक है ना। अब चेंज किस में आएगा, C3 में आएगा, तो 1, 1, 1 मैंने इसी तरह लिख लिया है। अब 1 माइनस 1 से किया जाएगा 0 आ जाएगा, इस 1 माइनस 1 से किया जाएगा 0 आ जाएगा, और इस 1 माइनस 1 से किया जाएगा 0 आ जाएगा। लिहाजा हमारे पास आपको देखें मैट्रिक्स नज़र आ रहा है। तो इसमें आपको देखें इसमें तो देखिए स्टूडेंट आपको यहाँ पर क्लियर कट नज़र आ रहा है कि इसमें एक पूरा कॉलम हमारे पास किया है 0 आ रहा है। और 0 के लिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में एक रो पूरा 0 हो गया, एक कॉलम पूरा 0 हो गया, तो इसका डिटरमिनेंट्स क्या होगा 0 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 0। 0 के लिए यहाँ पर रीज़न लिखे कि सिंस C3 इज इक्वल टू 0। बस ये आपने लिख लिया तो आपने एक पूरी प्रॉपर्टी की यहाँ पर स्टेटमेंट की वजाहत की है कि चूँकि यहाँ पर हमारे पास C3 0 आ रहे हैं और हमारे पास प्रॉपर्टी है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर एक रो पूरा 0 हो या एक कॉलम पूरा 0 हो गया, तो इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट आपको ये कॉलम नंबर 3 नज़र आ रहा है, पूरा 0 आ गया है। तो इसका अगर आप स्टेप वाइज भी डिटरमिनेंट्स करना चाहे प्रॉपर्टी का, तो यही फ़ायदा है कि इससे हम बहुत ज़्यादा लंबे छोटे प्रोसेस से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। और यहाँ पर हम शॉर्टली किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का डिटरमिनेंट जो है ना वो शॉर्ट अल्फाज में लिख सकेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास चूँकि C3 0 आ गया है, लिहाजा इसको आप जिस तरीके से भी करेंगे आपके पास आखिर में आंसर क्या आएगा वो 0 ही आएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 सी का होगा। इसका पार्ट नंबर 1 बिल्कुल इसी तरह है और इंशाल्लाह उसमें आपको कोई इस तरह कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई इस तरह कन्फ्यूजन नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरह यही स्टेप आप इसको करें कि पहले डिफरेंस करें और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी और स्टूडेंट अगर आपको पसंद आ गई तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। ओके, अल्लाह हाफिज़।